काढ़ो। चलो क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट टॉपिक? आ गया है आंसर क्वेश्चन का? यार ये स्टार्ट हो गया है ना, माइक चल रहा है, उसमें रिकॉर्डिंग माइक के साथ हो रहा है। लग तो नहीं रहा है मुझे, नहीं हो रहा है। ठीक है सुनो, क्वेश्चन आंसर बता दे रहे, मैच कर लो अगर किए हो तो। बोलो पहले क्वेश्चन क्या था? अच्छा ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल स्फीयर इंक्रीज बाय द 1% ऑफ द 52 केल्विन। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। यही नहीं निकालना था, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी थी। तो अल्फा आ रहा है 1.6 10⁻⁻5 और ये आ रहा है 3.34 अप्रॉक्स में देख सकते हो भाई। और ये आ रहा है 5 × 10⁻⁻5 अप्रॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है आया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? आयरन स्पेयर, इसका आंसर आ रहा है 13.8 आया है, 13.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आसान है, आयरन स्पेयर वाला, ये पहले वाला भी आसान था। बोल रहा है ना, देखो एक आयरन स्पेयर है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, टेम्परेचर पे उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। बोला है कैलकुलेट द चेंज इन अ वॉल्यूम द स्पेयर, वॉल्यूम में कितना चेंज होगा इफ इट इज़ हीटेड द 100 डिग्री सेल्सियस, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है 11 × 10⁻⁻6। तो बहुत आसान है, पहले इनिशियल वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि रेडियस दिया है तो इनिशियल वॉल्यूम v = 4/3 πr³ से आ जाएगा क्या? अरे यहीं से वॉल्यूम निकाल लोगे। डेल्टा भी कितने का चेंज हो रहा है? अरे दिया है डेल्टा भी, क्या यही तो निकालना है सर? डेल्टा भी निकालना है तो भी यहाँ से निकाल लो, आर दिया है, बस ध्यान देना सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद से टेम्परेचर का चेंज देखो, ध्यान से देखो, टेम्परेचर में पहले 0 से किस पे गया है 100, तो क्या डेल्टा टी 100 हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ डेल्टा भी के फॉर्मूले में तो सबको ही रख लेंगे। डेल्टा भी क्या होता है बोलो भाई? गामा भी डेल्टा टी होगा क्या? यही ना फॉर्मूला होगा। गामा नहीं दिया है, अल्फा दिया है ना, तो अल्फा दिया है तो हमें पता है ना कि गामा = 3 अल्फा होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से गामा मिल जाएगा। गामा मिल गया, भी तुम यहाँ से निकाल ही लियो, डेल्टा टी तुम्हें पता है, उठा के रख दो, डेल्टा भी मिल जाएगा, जो कि आ रहा है 13.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, इन टॉपिकों को ख़त्म कर। स्पेसिफिक हीट, आइए क्या लिखेंगे इसमें? स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड to increase नहीं है, define to heat required to increase the temperature in a unit, या increase temperature 1 डिग्री लिख लो डायरेक्ट, 1 डिग्री ऑफ यूनिट मास, ठीक है। मैंने बोला स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड टू हीट रिक्वायर्ड, जितना हीट रिक्वायर्ड होगा क्या करने के लिए? टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए। कितने डिग्री का? 1 डिग्री सेल्सियस। कितने मास के लिए? यूनिट मास के लिए।
तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला यहीं से बन गया, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक हीट को C से डिनोट कर रहा हूँ, अनदर बुक में किसी अनदर चीज़ से डिपेंड करेगी, S से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, मैं C से डिनोट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफिक हीट C से और लेटेंट हीट को L से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। देन स्पेसिफिक हीट है ये C, देन C इज इक्वल टू रिक्वायर्ड ऑफ हीट डेल्टा Q अपॉन पर यूनिट मास एंड पर यूनिट टेम्परेचर, मतलब डेल्टा T। क्या यही फॉर्मूला बनेगा? डेल्टा C, यहाँ से C इज द स्पेसिफिक हीट। समझे हो? मैंने बोला क्या, ये डेल्टा Q क्या है? ये कितना हीट चाहिए, कितना हीट चाहिए उस ऑब्जेक्ट को या उस सब्सटेंस को 1 यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाने में। जैसे मान लो m की वैल्यू क्या हो गई 1 और डेल्टा T की वैल्यू क्या हो गई 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हम C की वैल्यू को किसके इक्वल लिख देंगे? डेल्टा Q। तो क्या यहीं से ऊपर वाला डिफिनीशन बना है क्या भाई? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज अ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ यूनिट मास इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। भाई एक यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी वही उसका क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ से इसकी यूनिट की बात कर लें अगर हम, तो यूनिट कितनी होगी? तो ध्यान से देखो, इसकी कितनी होगी? अरे हीट है, बोलो बोलो भाई, हीट का क्या होता है? जो या तो कैलोरी लिखोगे या तो जूल लिखोगे, यही तो लिखोगे। तो अगर जूल में लिख रहे हो, जूल तो जे लिख रहा हूँ, जूल अपॉन केजी और डिग्री सेल्सियस, यही तो होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर कैलोरी में लिखना चाहते हो तो कैलोरी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलोरी में होगा तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये दोनों यूनिट होगी इसकी, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें हो सकता है ये स्पेसिफिक हीट है, ये किस पे डिपेंड करेगा? पहली चीज़ तो ये देखो, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर क्या है इस पे? एंड नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का नेचर क्या है, मतलब जो आपने मटेरियल लिया है ना, उसका नेचर अलग अलग होगा। अलग अलग होगा तो सबके लिए स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगा। जैसे मान लो हमारे पास वाटर है, वो अलग नेचर का है, ऑयल है वो अलग नेचर का है, दोनों अलग हैं तो जाहिर सी बात है उनकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अलग होगी। वो फाइनली किस टेम्परेचर पे रखे हैं ना, इस पे भी ये डिपेंड करेगा। टेम्परेचर 1 ही डिग्री बढ़ाना है, मान लो ऑलरेडी वो 100 डिग्री पे रखा हुआ है, 1 डिग्री बढ़ाना है तो बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। बट सोचो अगर वो 0 डिग्री पे रखा है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, 1 डिग्री बढ़ाना है तो क्या मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? मतलब इनिशियल टेम्परेचर क्या है, वो किस पे रखा है पहले, ये भी मुद्दा है इसका। और नेचर ऑफ सब्सटेंस तो है ही है, ठीक है, ये बात याद रखना है। हमें हो सकता है ये स्पेसिफिक हीट जो लिखा है स्पेसिफिक मोलर हीट के टर्म में भी दे दे, स्पेसिफिक मोलर हीट। ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक मोलर हीट का मतलब क्या है? सर सेम कहानी होगी। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड, तो स्पेसिफिक मोलर हीट इज डिफाइंड टू हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज अ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट की जगह पे 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, कहीं इतना तेज बोल रहे हैं आज, जाओ पीछे से बोल दो सर थोड़ा सा, बस ज़्यादा बोलना मत, वो इशारे से बोलना, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? स्पेसिफिक मोलर हीट में लिख रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट इज, स्पेसिफिक मोलर हीट होगा ना ये, मोलर हीट is defined to increase a temperature, आ जाओ, 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ
इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल मास या 1 मोल सब्सटेंस। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस का ना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना क्या नाम दिया जाता है? स्पेसिफिक मोलर हीट। डिनोट इसको भी सी से करेंगे, बस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी हो जाएगा। ध्यान से देखो, एम डेल्टा टी था, एम की जगह कौन ले लेगा? एन। जहाँ पे एम केजी में हुआ होता था, यहाँ पे मोल में होने लगेगा। तो यूनिट क्या है इसका हो जाएगा? तो सर इसके यूनिट को लिखेंगे तो सर वही जूल पर केजी की जगह क्या आ जाएगा? मोल डिग्री सेल्सियस। इनवर्स क्या है? ये तो नीचे लगाएगी। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। कैलोरी में लिखोगे तो भी यही रहेगा, कैलोरी मोल, क्योंकि इसमें मोल से मोल ही में रहता है तो मोल ही रहेगा, डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, स्पेसिफिक मोलर हीट का ये 2 टर्म है, अभी इसमें हमने इतना देखा। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, स्पेसिफिक हीट ये सब थ्योरी ही है, कुछ है नहीं, मेन मुद्दा क्वेश्चन में ही मिलेगा, बस फॉर्मूला याद करते चलो। अच्छा, यहाँ से मैं मान लो डेल्टा क्यू लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा? डेल्टा क्यू का मतलब क्यों मैं डेल्टा लिखा हूँ पहले ये बताओ। पहले किसी हीट पे रहा होगा वो, अरे भाई ये टेम्परेचर नहीं है, देखो डेल्टा टी टेम्परेचर है। जैसे मान लो पहले T1 टेम्परेचर था तो तुमने कुछ हीट दिया उसको, T2 टेम्परेचर हुआ तो कुछ अनदर हीट दिया, तो वो भी Q1 Q2 के टर्म में चल रहा है, तो इन दोनों का भी डिफरेंस होगा, इन दोनों का भी डिफरेंस होगा। और यहाँ पे m मास है उसका, 1 यूनिट मास लो, 2 यूनिट लो, जितना लेना है पूरे निकालना है। बट हमें c की वैल्यू अगर पता है, अगर हमें c की वैल्यू पता है, हम डेल्टा क्यू पूछें तो क्या ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? mc डेल्टा t। तो क्या यहाँ से हीट पता चल जाएगा? किसी सब्सटेंस का अगर c पता है, c पता है, जैसे मान लो मैं वाटर का स्पेसिफिक हीट दे दिया, तो स्पेसिफिक हीट दे दिया c, मास दे दिया डेल्टा टी दे दिया, तो क्या तुम बता सकते हो कितना हीट लिया होगा, कितने डिग्री से इतने डिग्री आने में? समझना ये बात। अच्छा, क्या स्पेसिफिक हीट देने से स्टेट चेंज होता है? नहीं, स्पेसिफिक हीट का मतलब है बस उसका क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर। पहले 25 था तो अब कितना हो गया? 26। 25 से कितना हो गया? 40 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक हीट कितना है। बट सी निकालने के लिए बस कितना बढ़ा के देखना पड़ेगा? 1 डिग्री। उसका अगर सी नहीं पता है तो सी निकालने के लिए तुम्हें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 डिग्री। ठीक है, और कितने यूनिट मास के लिए? बस देखना पड़ेगा 1 केजी मास के लिए। ठीक है, तो सी अगर क्वेश्चन में दिया है और हमसे पूछता है कि बताइए डेल्टा क्यू कितना होगा, तो हम एम की वैल्यू रख देंगे, जितना केजी दिया है, सी दिया है रख देंगे, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है 25 से 40 हो रहा है तो माइनस करके डेल्टा टी रख देंगे। ठीक है, यहाँ से हमें डेल्टा क्यू मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपसे हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या टर्म होता है? थोड़ा ध्यान से सुनो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या इसको थर्मल कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, थर्मल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है सर जितना उस सब्सटेंस का मास है, जितना उस सब्सटेंस का मास है उसको हम उसके स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला हो। सुनो भाई, मैंने बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो उस सब्सटेंस का मास जो भी है 10 केजी, 5 केजी, 15 केजी, उसके मास को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे मान लो हमारे पास 10 केजी वाटर है, 10 मान लो 10 केजी कुछ भी सब्सटेंस है, एल्यूमिनियम है, और 10 केजी हमारे पास कुछ अलग है लाइक अ कॉपर है, क्या दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी? नहीं सर, इसका स्पेसिफिक हीट सी अलग है और इसका सी अलग है, तो जाहिर सी बात है क्या इसकी कैपेसिटी अलग होगी? हाँ सर, और इसकी कैपेसिटी क्या होगी? अलग होगी। तो इसका एस अलग होगा और इसका भी एस क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि दोनों के लिए सी डिफरेंट है, इसका सी और इसका सी डैश, तो इसका एस तो इसका क्या आएगा? एस डैश आएगा। ठीक है, मगर क्या मास दोनों का सेम है? हाँ, तो निकालेंगे कैसे सर? तो 10 इंटू में सी रख देंगे और यहाँ पे 10 इंटू में क्या रख देंगे? सी डैश रख देंगे, जो वैल्यू गिवन होगी इसकी।
क्लियर है। तो सारे सब्सटेंस की कैपेसिटी अलग अलग होती है कि वो कितना अपने अंदर चेंज करेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर का चेंज करेगा कितना। अगर तुम उसको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो उसे कितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे कितना हीट देना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तय होती है। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं यूनिट आपसे पूछता हूँ कि इसकी यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो मास की यूनिट क्या हो जाती है केजी, और इसकी अगर आपने देखा होगा तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस था, केजी से केजी कट जाएगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस ये इसकी यूनिट है। अगर कैलोरी में लिखेंगे तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए बस इतना आप देख लीजिए, फिर हम आगे चलें अगले टॉपिक पे। स्पेसिफिक हीट में और क्या है, यही सब है, फार्मूला सिंपल फार्मूला बनेगा, नोट कर लो जल्दी थोड़ा। कैलोरीमेट्री पे बताएं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिखो, फिर स्टेट का चेंज लिखो। हाँ हाँ, कैलोरीमेट्री ही चल रहा है भाई, मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिससे क्वेश्चन बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, क्या स्टेट करता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये बात हमें लिखनी है। ठीक है, हटाएं ये। आपको हेडिंग डालना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब एक बात बताओ, कोई बॉडी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है ये तो मैं स्टेट कर दूंगा, बट एक बात समझो, जैसे मान लो कि अगर कोई चीज़ एकदम गर्म है, वाटर है, ठीक है, और उसके अंदर आपने कोई ठंडी चीज़ डाल दी, जैसे सपोज दैट आपने गर्म पानी के अंदर एक ग्लास डाल दिया जो कि बहुत ठंडा था एकदम, तो क्या होगा, अगर आपने ग्लास को डाल दिया तो पानी क्या होगा, अगर सराउंडिंग कहीं से भी हीट का लॉस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सराउंडिंग का मतलब है जैसे ये जिस बर्तन में रखा गया है ये बर्तन आइसोथर्मल प्रोसेस में है, कोई चीज़ ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। हमने जैसे इसके अंदर ग्लास डाला तो क्या एक्सचेंज इन्हीं दोनों के अंदर होगा, पानी के अंदर और ग्लास के अंदर ही होगा। तो पानी क्या था, गर्म था, और जो ग्लास आपने डाला है वो ग्लास उसमें क्या है, कोल्ड है, या जो ब्लॉक आपने डाला है वो कोल्ड है। तो ये जो हॉट दिख रहा है और जो कोल्ड दिख रहा है ये आपस में हीट का एक्सचेंज करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहती है कि हमेशा अगर किसी सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हॉट बॉडी क्या करेगी, हीट का लॉस करेगी, और कोल्ड बॉडी हीट का गेन करेगी, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बस यही कहती है, क्या कहेगी, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। अब ये कौन लॉस करेगा, अरे हॉट बॉडी करेगी अपनी लॉस, वही तो नुकसान करेगा भाई। पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस था और तुम फ्रिज में से ग्लास निकाले या कुछ बॉटल निकाले इसी के अंदर डाल दिए, तो क्या होगा, पानी अभी भी 100 पे रहेगा नहीं, क्या टेम्परेचर उसका गिर जाएगा। क्यों गिरा, क्योंकि इसने हीट गेन कर लिया उसका, तो जितना ये गेन करेगा उतना ये गिर जाएगा। तो गेन किसने किया, कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी ने गेन कर लिया, और लॉस किसने कर दिया, हॉट बॉडी ने। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। हाँ, अब इससे हम क्वेश्चन करेंगे भाई, ऐसा मत सोचना कि सर इसका क्या यूज़ होगा, अभी एक क्वेश्चन कराएंगे, अब देखना आप हीट गेन और हीट लॉस का कैसे क्वेश्चन आएगा, जब आप क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। अब इसको अपने स्टेटमेंट में भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, बट आपको बस इसी से मतलब है। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट दैट द हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू द हीट लॉस बाई हॉट बॉडी when no exchange of heat from सराउंडिंग से अगर कोई हीट का एक्सचेंज ना हो तब ये कहानी होगी, और इसी को कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, चलिए थोड़ा बताइए, अगला टॉपिक हेडिंग डालिए छोटा सा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर
या छोड़िए, अभी इफेक्ट ऑफ प्रेशर डालने से अच्छा लिखिए चेंज ऑफ स्टेट। अभी इफेक्ट देख रहे हैं प्रेशर, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं बस समझनी है। चेंज ऑफ अ स्टेट, तो मैटर कितने, जो भी सब्सटेंस होते हैं मैटर होते हैं हमारे, उनके पास कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट होते हैं। स्टेट तो प्लाज्मा भी आ जाएगा, बट हम 3 ही स्टेट लेके चल रहे हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। अब स्टेट के चेंज से हमें थोड़ा ध्यान से समझो। सॉलिड से हमें लिक्विड में आना है, ठीक है, सॉलिड से हमें लिक्विड में आना है, तो क्या कहलाएगा? ये मेल्टिंग कहलाएगा। ठीक है, दूसरा, तो इसमें सॉलिड से लिक्विड में आओगे तो हीट दे रहे हो कि ले रहे हो? हीट मतलब गर्म कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, अगर हम अब लिक्विड में आ गए भाई, किस में आ गए हैं? लिक्विड। अब लिक्विड से किस में जा रहे हैं? गैस में। तो लिक्विड से गैस में जाएंगे तो क्या कहलाएगा? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, हीट अभी भी दे रहे हो, हीट दे रहे हैं, मतलब ठंडा नहीं कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा, अब हम गैस में आ गए हैं और गैस से अब किस में जाएंगे? गैस से सर फिर लिक्विड में आएंगे, आ सकते हैं? हाँ, अरे गैस से लिक्विड में आओगे, गैस से लिक्विड में आने के लिए क्या आप उसको हीट दोगे? नहीं, उसे हीट निकालोगे, मतलब उसको ठंडा करोगे। क्या करोगे? ठंडा। क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, गैस से किस में आ गए हैं? लिक्विड में। वेपर को जब तुम ठंडा करोगे तो क्या वो फिर पानी बन जाता है? अरे भाई, पानी वेपर कहीं जा जाके, जैसे ढक्कन पे जम रहा है, तो ढक्कन क्या होता है? वेपर के कंपैरिजन में तो ठंडा होता है। आपने देखा हो कोई चीज़ गर्म करते हैं तो उसके ऊपर पूरा पानी जम जाता है, तो वेपर जब उस पर लड़ता है तो ये तो प्लेट ठंडी है ना, इसके नीचे वाले बर्तन के हिसाब से, तो जब उस पे ऊपर जाएगी तो क्या होगी? कोल्ड होगी, उससे हीट क्या होगा? हम निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन में गैस से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। और चौथा स्टेट, अब लिक्विड बन गया है और लिक्विड से अब क्या फिर बना देंगे? सॉलिड बना देंगे। इसमें भी क्या तुम्हें ठंडा करना पड़ेगा, तुम्हें और हीट निकालना पड़ेगा। क्या इसको फ्रीजिंग कहा जाएगा? ये कहलाएगा फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है या एक्सचेंज है एक स्टेट से दूसरे स्टेट का। हाँ, सॉलिड से गैस, फिर मेल्टिंग हो गया। अच्छा, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस कैसे बना सकते हैं? अरे भाई ठीक है, सॉलिड से गैस बनाते हैं तो डायरेक्ट बन जाता है? आपने बिना रिएक्शन किए बना दिया? नहीं, वो केमिकल रिएक्शन है, उसमें आपने एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा है। आपने उसमें आग लगाई है या आपने उसको रख दिया है कहीं बाहर, तो कहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है। जैसे मान लो ड्राई आपने CO2 ले लिया, ड्राई CO2 ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, देखा उससे धुआं निकालते हैं, तो क्या होता है? वो भी तो वही कहानी है, मगर कैसे हुआ वो? या तो उसमें आग लगाया गया या तो गर्म पानी डाली गई। देखा होगा जहाँ पे धुआं निकाला जाता है, आपने गर्म पानी डालते हैं, तो वो रिएक्शन कराना पड़ेगा भाई। वो हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो रिएक्शन करेंगे ना, तो डायरेक्ट थोड़े आ रहा है, उसको किसी के साथ एक बार हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो केमिस्ट्री के टर्म में चला जाएगा। हम स्टेट जब भी चेंज करेंगे फिजिक्स के अंदर तो एक एक स्टेप से चलेंगे, डायरेक्ट यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ से वहाँ जाना वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही होंगे, जैसे आपने बताया कपूर हो गया, CO2, डाई CO2 हो गए, उन्हीं के केस में आएंगे। अब बताइए, आप सॉलिड से गैस में जा सकते हैं, तो आपने बोला ठीक है मैं मान लेता हूँ चला जाता है सॉलिड से गैस में, बट क्या ये आपने हर एक चीज़ के लिए देखा है? नहीं, मगर ये सब में होगा, ये तो सब में होगा ना, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें कुछ ही आएंगे जो एक्सेप्शनल केस में आएंगे। ठीक है, देखा जाएगा, अभी वो भी आएगी, उसको लिख लो। अब आओ इफेक्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें अब हमारे पास 2 पॉइंट देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बताइए।
मैं ये वर्ड या सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सब पढ़ने वाली कोई इसमें ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, ये सब आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे? मान लो मैंने पूछ दिया व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोलोगे? बताओ अपने हिसाब से, कुछ सोच के बताओ, हिंदी में ही बताओ, चलो जो भी बोलना है। बोलते हो ना, नाम है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों अलग अलग है क्या? मेल्ट करना और बॉयल कराना, तो बॉयल कराओगे तो तब तो गैस बनने लगेगा, समझ गए ना, वेपराइजेशन वाला चला गया। और मेल्टिंग मतलब कौन से केस में है हमारा? सॉलिड से लिक्विड वाला केस। तो एक बात बताओ, हम ऐसे लिख रहे हैं, अब किसी स्केल का एक ऐसा पॉइंट, सुनना मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ एक स्केल है, अब आप पता ना किससे मेजर कर रहे हो, केल्विन स्केल है, डिग्री सेल्सियस है, र्यूमर है, कोई भी स्केल ले सकते हो। तो स्केल का एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारे दो स्टेट, कौन कौन से, सॉलिड और लिक्विड, चेंज होता रहेगा ना, तो एक ही बार ख़त्म थोड़े हो जाएगा, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सॉलिड एंड लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हो एट अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। मैं प्रेशर वर्ड इसमें ला रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी बोला था हेडिंग डालने के लिए, अभी उसको बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। प्रेशर से टेम्परेचर का बहुत रिलेशन है, आप प्रेशर चेंज कर दोगे तो उसका पॉइंट अलग अलग हो सकता है। जैसे आप प्रेशर कुकर की बात कर लो, एक चावल उसमें बना लो और एक चावल किसी पतीले में बना लो, दोनों में डिफरेंस देखो, टाइम मैनेजमेंट आपको साफ समझ में आ जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि प्रेशर की वजह से क्या हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था ना, वहाँ हीट ट्रांसफ़र ही मैंने बंद कर दिया सराउंडिंग से। प्रेशर कुकर में मैंने क्या किया, हीट का जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में चेंजेस जा रहे थे, जैसे यहाँ पे रखा तो इसमें मैंने खुला छोड़ दिया और एक में मैंने ऊपर से एकदम पैक कर दिया। अब बताओ क्या होगा, इससे जो भी हीट निकलेगा क्या सराउंडिंग में जा पाएगा? नहीं। और क्या एटमॉस्फेयर इस पर प्रेशर लगा पाएगा? नहीं, कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा। बट क्या इसमें एक्सचेंज होगा? हाँ सर, इधर जाएगा, एटमॉस्फेयर भी इसमें प्रेशर लगाएगा। तो इसमें प्रेशर लगाने की वजह से और एक्सचेंज की वजह से क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, और इसमें क्या बहुत जल्दी हो सकता है वही प्रोसेस। तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ अलग रहा होगा, थोड़ा सा नीचे रहा होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे, मतलब उस स्टैंडर्ड, एक ऐसा पॉइंट है उस स्केल पे जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करें और साथ में वो किस प्रेशर पे रखे गए हों? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखे गए हों। प्रेशर बदलोगे तो कहानी बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया आइस का मेल्टिंग पॉइंट ये है तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए सर कितने प्रेशर पे, तो मैं बोलूँगा 1 पास्कल 1 ATM पे। ठीक है, जैसे आप मान लो दूध उबाल रहे हो, दूध आप ऐसे ही देख लो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लैट सरफेस पे या ऊपर जाने पे दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जैसे पहाड़ों पे खाना जल्दी बन जाता है, नीचे क्यों समय लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीज़न है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने ऐसा क्या कर दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हुआ तो पानी का क्या बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया होगा? क्या मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो गया होगा? यही तो हुआ होगा। ऊपर बर्फ़ देखो नहीं पिघलते हैं, वही बर्फ़ नीचे ला के रख दो। अभी पहाड़ों पे देखो बड़े बड़े जैसे हिमालय है तो उस पर पूरे ग्लेशियर बने हैं, ठीक है, टेम्परेचर है, उतने ही टेम्परेचर तुम ला के नीचे रख दो, क्या बर्फ़ बने रहेंगे बहुत समय तक? नहीं बने होंगे। प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर की वजह से कहानी चेंज होगी। अभी इस पर भी बात करेंगे। तो मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट क्या है? अ पॉइंट on a scale at which a point on a scale at which solid and liquid exist at a standard atmospheric pressure, ठीक है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसी को मेल्टिंग पॉइंट कहा गया। और बॉइलिंग पॉइंट में सेम यही कहानी होगी, अ पॉइंट
ऑन अ स्केल, स्केल का एक ऐसा पॉइंट एट विच, जिस पे क्या होगा, सॉलिड लिक्विड नहीं, अब क्या हो जाएंगे, लिक्विड और गैस, लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट एट अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब सारे सब्सटेंस के लिए कहानी अलग अलग होगी, वाटर होगा तो अलग होगा, आइस होगा अलग होगा, और भी कुछ होगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट यही होते हैं, याद रखिएगा आज से। कोई पूछे व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, तो ये और मेल्टिंग। अच्छा अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर, थोड़ा सा हमें देख लेने दो क्या क्या पढ़ लिया है हमने। चेंज स्टेट हो गया, ठीक है, बस लेटेंट हीट पढ़ा के क्वेश्चन करा रहे हैं। अब बस एक छोटा सा टॉपिक देख लो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेना देना है, तो उनका इफेक्ट क्या होगा प्रेशर का, बस यही देख लो। चलो उसमें एक छोटा सा ही टॉपिक ही बता देते हैं आपको, उसी से समझ में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर किस पे, ऑन अ, अरे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या इन्हीं पे प्रेशर पे, इसी का तो देखने जा रहे हो। अब इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है भाई, मुझे उस एक्सपेरिमेंट से लेना देना नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ, रिग्लेशन, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। रिग्लेशन एक टॉपिक है, इसी टॉपिक के अंदर आ रहा है। सर रिग्लेशन क्या होता है, सुनिए, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक स्टैंड है और इस स्टैंड पे कुछ यूं, कैसे रख दें, ठीक है, इस स्टैंड पे ऐसे मोटी बर्फ की सिल्ली रख दी गई है, बस ऐसे समझना। रिग्लेशन टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ, और यही रिग्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जो प्रेशर के इफेक्ट में तुम्हें लेके आएगा और तुम्हें समझाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भाई चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा क्या जाए, रिग्लेशन का मतलब कि हमने एक स्टैंड पे एक बर्फ की सिल्ली रख दी है, और इस बर्फ की सिल्ली पे एक धागा, पतला सा धागा ऐसे बांध के इधर और पीछे के साइड, ध्यान से देखना, इधर और पीछे के साइड मैंने इसमें ऐसे एक बॉल लटका दिया है, बस समझना, पीछे भी लटका है और इधर भी लटका है बॉल, ठीक है। 1 घंटे बाद आओगे, 1 से 1.5 घंटे बाद, टेम्परेचर, अभी सुनो ध्यान से, टेम्परेचर इसका ऐसा नहीं कि चेंज करना, बाहर निकाल दियो, इसको रखे हो, इस बर्फ की सिल्ली को तुम रखे हो ऐसी जगह कि ये नहीं पिघल रही है। बर्फ की सिल्ली जो है वो मान लो तुम रूम टेम्परेचर पे ला के रख दिए 27 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत कम पिघलेगी, बहुत मोटी होती है ना, उसको पिघलने में, पूरा पिघलने में तो भाई बहुत समय लग जाएगा। मगर सोचो जो रस्सी वहाँ बंधी हो ना, उसके नीचे जो लोहे के 2 बड़े बड़े बॉल बांधे हैं ना, उसकी वजह से पता क्या होगा, 1 घंटे बाद आके देखोगे तो रस्सी नीचे गिर जाएगी और बर्फ की सिल्ली वैसे ही रहेगी। कभी सोचा ऐसा? यही रिग्लेशन है, नाम से ही पता चल रहा है, री मतलब अगेन, और ये ग्लेशन जो वर्ड बना है ना, ग्लेशियर वर्ड सुना है ना आपने, ग्लेशियर, उसी वर्ड से बना है ग्लेशियर। तो ग्लियर मैं बस केवल लिख रहा हूँ, ये इसका मतलब होता है हिंदी में क्या करना, आइसिंग, आइसिंग, आइसिंग का मतलब जमना, फिर से जम जाना, यही है रिग्लेशन। आपने क्या किया देखो, बस अब सुनो ऐसा क्यों हुआ। मैंने आपसे बोला कि ये पत्थर या जो भी बॉल बने हैं ना, इस बॉल क्या करेगा, इस बर्फ की सिल्ली को काटता जाएगा, काटता जाएगा, काटता जाएगा, और फिर ये नीचे गिर जाएगा और बर्फ की सिल्ली फिर वैसे ही जमी रह जाएगी। फिर से इसका मतलब जहां बर्फ, ये देखो धागा ये इसको काट रहा था तो ऊपर से बर्फ जमता जा रहा था, फिर काट रहा था नीचे, ऊपर जमता गया, फिर नीचे काट रहा है, जमता गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने लगाया है प्रेशर।
जहां प्रेशर पड़ा है उस प्रेशर की वजह से क्या ये बर्फ पिघलने लगा है? हाँ, बर्फ पिघला है। और जैसे वो प्रेशर उससे रिलीज हुआ है, पिघलेगा कोई चीज़ तो पिघलेगा तो क्या होगा? प्रेशर अगर तुम बढ़ा दोगे तो क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा? भाई पिघलने वाला जो पहले था पिघल रहा था, मान लेते हैं हम ये 30 डिग्री सेल्सियस पे, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या ये 27 डिग्री सेल्सियस पे भी पिघल जाएगा? पिघल गया। अब जैसे पिघलेगा तो सॉलिड से क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो वहाँ क्या हो जाएगा? पानी। अब रस्सी उस पानी को नीचे तो गिरा नहीं पाएगी, मगर उसी पानी में डूब के कहाँ चली जाएगी? थोड़ी सी नीचे आएगी। अब क्या प्रेशर ऊपर से रिलीज हो गया है, तो ऊपर प्रेशर जैसे हटा तो चारों तरफ का तो टेम्परेचर अभी भी कितना है? 27। बस जहाँ प्रेशर लगा था वहीं का कितना था? 30। तो जैसे बर्फ तो अभी चारों तरफ है, तो उसकी वजह से 27 टेम्परेचर बना था, तो क्या तुरंत फिर वो बर्फ बन जाएगा ऊपर वाला? और नीचे रस्सी आ गई है। अब क्या यही प्रोसीजर धीरे 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 चलता जाएगा और एक समय बाद रस्सी गिर जाएगी और ऊपर बर्फ का बर्फ जैसे था वैसे रहेगा? ठीक है, ये यहाँ से कमज़ोर हो जाएगा, मगर क्या ये बात है कि अब देखने में तो पता चलेगा कि बर्फ की सिल्ली वैसे ही है जैसे मैंने देखा था। क्लियर है? इसी को कहा जाता है रीग्लेशन। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन भी समझ लो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये तो मैं बस आपको एग्जांपल देके समझाया। बताओ आप डेली लाइफ में ऐसा कहाँ देखे हो? रीग्लेशन कहाँ देखे हो? और ये प्रेशर का ही खेल है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे प्रॉब्लम होती। जैसे मैं बता रहा हूँ, आइस स्केटिंग देखा है क्या? आइस स्केटिंग देखा है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रीग्लेशन का, जिसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर दिखता है मेल्टिंग पॉइंट का। भाई आप जब सरकते हो बर्फ़ पे, तुम खुद सोचो, बर्फ़ पे तुम सरक पाओगे? क्यों सरकते हो? जैसे तुम खड़े होते हो या जब तुम अपनी आइस स्केटिंग, जो आइस स्केटिंग देखा होगा ना, जो सूज आती है, ऐसे डंडे बने होते हैं उसमें, ऐसे ऐसे डंडे होते हैं और इसको इसमें पहने जाते हैं। तो ये जो डंडे होते हैं ना, ऐसे लंबे लंबे, जैसे जहाँ पे बर्फ़ पे पड़ेंगे वहाँ पे उसको दबा देते हैं, और जैसे दबाएंगे तो क्या वहाँ पानी बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड होगा तभी सरकेगा वो। और अगर लिक्विड नहीं बना तो क्या ये सरक पाएगा उस पर? नहीं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा लिक्विड बनता जाएगा, पीछे फिर बर्फ़ जमते जाएगी। यही होता है, ठीक है? या जैसे आपने देखा होगा, जहाँ पे बर्फ़ वाले जगह है ना, वहाँ पे देखा होगा कि गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, तो गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उनके पूरे टायर बर्फ़ से ढक जाते हैं। मोस्टली टाइम में गाड़ियाँ ही पूरी कुछ समय बाद बर्फ़ से ढक जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गया तब तो गाड़ी ढक जाएगी, मगर मोस्टली टाइम में गाड़ी आपने ले जाके खड़ा किया, आधे घंटे में गाड़ी का टायर ढक गया, बर्फ़ नहीं गिर रहा है फिर भी ढक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने खड़ा किया था ना बर्फ़ की जगह पे गाड़ी को, तो वहाँ पे प्रेशर लगा था। प्रेशर की वजह से वो पानी पिघल गया था। बर्फ़ पिघला तो क्या नीचे चला जाएगा, गाड़ी थोड़ा सा ज़मीन पे आ जाएगा, और फिर जैसे प्रेशर रिलीज हुआ तो चारों तरफ पानी जो बना था क्या फिर बर्फ़ बन जाएगा। और जैसे बर्फ़ बनेगा तो गाड़ी का टायर जो पहले ऐसे था, इसकी इधर और इधर उस साइड अपोजिट साइड में क्या बर्फ़ जम जाएंगे, ठीक है, जो लिक्विड बने हुए थे। तो ऐसे करके दुनिया भर के एग्जाम्पल है। जैसे आप खुद सोचो, बर्फ़ जमा हुआ है कहीं पे और तुमने वहाँ से उठाया और आइस बॉल बना दिया। आइस बॉल बनाया तो कैसे बनाया होगा? बर्फ़ पूरा ऐसे लिया होगा और उसको प्रेस किया होगा। अब देखो कुछ देर बाद ऐसे प्रेस कर रहे थे तो बहुत तेज़ी से पिघल रहा था वो ऐसे रखा था ज़मीन पे तो नहीं पिघल रहा था, बट मैंने लेके इतना बड़ा आइस उठाया और उसको जब लगा आइस बॉल बनाने, तो आइस बॉल बनाने में क्या हुआ कि इतना बर्फ़ से इतना छोटा सा आइस बॉल बना। एक तो ठीक है सर वॉल्यूम कम हुआ, बट बहुत सारे आइस में जब बना रहा था बॉल लड्डू की तरह, तो उसमें वो पिघल रहे थे बहुत तेज़ी से। क्यों? क्योंकि मैं प्रेशराइज कर रहा था। तो उसका क्या चेंज हो रहा था? मेल्टिंग पॉइंट। सर पहले मेल्टिंग पॉइंट कुछ और था, बाद में कुछ हो गया। तो ऐसे दुनिया भर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला, व्हेन टायर ऑफ कार्ट रिलीज ice again icing at that place। जैसे गाड़ी अगर जा रही है ना किसी बर्फ़ वाले जगह से, जहाँ गुजरेगी वहाँ पे देखोगे रास्ता बन जाएगा, पानी पानी की तरह दिखेगा, फिर कुछ देर बाद से वो रास्ता ख़त्म हो जाएगा। ऐसा थोड़े कि ऊपर से बर्फ़ गिर गया है।
अगर नहीं भी बर्फ़ गिर रहा है ना, तो भी अगर फिर से 1 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं गई तो रास्ते में फिर से वहीं आइस दिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर था, प्रेशर की वजह से तुरंत पिघल गए। प्रेशर जैसे फिर से रिलीज हुआ, फिर आइसिंग स्टार्ट हो गई उसी प्लेस पे। ठीक है, इसी पॉइंट को कहा जाता है रीग्लेशन। और इसको बस इसलिए समझाया क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट भी तुमको बता ही दिया हूँ कि आपने पहाड़ पे देखा खाना क्या हुआ, जल्दी बन गया, जबकि ज़मीन पे समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया। वाटर का यहाँ पे कुछ और है, ऊपर कुछ और है। क्यों? क्योंकि प्रेशर अलग अलग है। सर ऊपर अलग प्रेशर है, नीचे अलग प्रेशर है। और क्या इफेक्ट हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट का, बताओ? जैसे अभी प्रेशर कुकर भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है। प्रेशर कुकर में आपने जब चावल रखा तो क्या हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया। कम ही प्रेशर में भाई तुमने थोड़ा सा हीट दिया, तुरंत तो बॉयल करने लगा। जबकि जब आप खुले बर्तन में बना रहे थे तो सर आपको बहुत देर तक हीट देना पड़ा है, तब जाके बॉयल हुआ है। समझे हो ये बात? चलो अगला टॉपिक देखते हैं। बस जल्दी जल्दी कर लो, अब क्वेश्चन ही करेंगे, ये सब थ्योरी है इधर। लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट। क्या होता है लेटेंट हीट? हीट रिक्वायर्ड टू अ बॉडी, हीट रिक्वायर्ड टू अ बॉडी, किसी बॉडी को कितना हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड टू बॉडी चेंज देयर स्टेट एट अ यूनिट मास लिखना था भाई, एक चीज भूल गया। हीट रिक्वायर्ड टू अ बॉडी change their state at a constant temperature for a unit mass। ये लिख लो। बोल रहा है कि हीट रिक्वायर्ड टू बॉडी चेंज देयर स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ यूनिट मास। जैसे समझो, अभी तक स्पेसिफिक हीट में तुमने पढ़ा था, तो स्पेसिफिक हीट में क्या पढ़ा था कि एक यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना हीट दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो क्या ये सॉलिड था? जी। अभी भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए हो तो भी क्या रहा है ये सॉलिड। तो सॉलिड से सॉलिड में चेंज नहीं हुआ, तो जो मैंने दिया हीट वो कौन सा हीट कहलाएगा? स्पेसिफिक। बट अगर हमने क्या किया, हमने हीट दिया उसको 1 यूनिट मास अभी भी है, इस 1 यूनिट मास को मैंने अभी भी हीट दिया, बट इससे जैसे मैंने हीट दिया तो इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। अभी भी टेम्परेचर T है और बाद में भी टेम्परेचर कितना था? T। मगर ये सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो मैंने जो हीट दिया Q, वो Q किस नाम से जाना जाएगा? L के नाम से जाना जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। लेटेंट मतलब जो चीज़ छुपी हुई हो। अब तुम खुद यहाँ से साफ दिख रहे हो कि कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चला जा रहा है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया ही नहीं भाई। हीट देने से आपने पढ़ा है कि किसी बॉडी को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका मतलब आपने टेम्परेचर देखा चेंज ही नहीं हुआ, जबकि आपने हीट दिया है। तो इसका मतलब क्या? वो हीट छुप गया, जो आपने दिया वो हीट छुप गया। तो हीट कहाँ गया? उसकी स्टेट को चेंज कराने में। क्या टेम्परेचर बढ़ाया है? नहीं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर स्टेट चेंज होते हो किसी एक यूनिट मास का, तो वो दिया गया हीट किस नाम से जाना जाता है? लेटेंट हीट। बस यही बात बोल रहा है। क्लियर है इतनी बात? बस ऐसे ही याद रखो कि किसी यूनिट मास का टेम्परेचर बिना चेंज किए हुए अगर हम स्टेट चेंज कर दें तो जितना हीट की ज़रूरत पड़ेगा वही हीट कहलाएगा लेटेंट हीट, जिसको L से डिनोट करेंगे।
सर अब ये L किसके इक्वल होगा? तो सर यूनिट मास को किससे, हम देखो ऐसे लिखेंगे ना भाई, लेटेंट हीट क्या होगा, m इंटू जितना आपने हीट दिया है, क्या इसको Q लिखेंगे? आप फॉर्मूला ये लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो, देखो अभी ऊपर भी आपने फॉर्मूला लिखा तो ये लिखा Q, आपने जितना हीट दिया m इंटू एल। ये डिफिनीशन से याद रखो भाई, एक यूनिट मास रखोगे तभी ना एक होगा ये, तब डेल्टा Q की वैल्यू किसके इक्वल होगी, L के। तो एक क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ? नहीं, बस यही L की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला ये होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू m इंटू एल। याद रखिए। यूनिट बताइए कितनी होगी जल्दी से, मास का कितना हो जाएगा, हमें L की वैल्यू निकालनी है, बताइए। L इज द लेटेंट हीट, देन L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन m। तो बताइए डेल्टा Q कितना होगा, जूल, और मास का कितना होगा, पर केजी। जूल पर केजी लिखा जाएगा क्या? अच्छा, अगर हम इसको कैलोरी में लिखें तो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, ये भी हो सकता है। बस यही है आपका, कहानी ख़त्म है। आइए क्वेश्चन करते हैं। हर एक बॉडी का अपना अपना लेटेंट हीट होता है, ठीक है, ये बात ज़रूर समझना कि हर बॉडी का अपना अपना लेटेंट हीट होता है। जैसे एक चीज़, लेटेंट हीट हर एक बॉडी का अपना अपना होता है, तभी यहाँ से एक बात याद आ गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नाम सुना होगा शायद, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सुना है ना ये वर्ड? क्या होता है ये, बस हमें ये जानना था। व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी बॉडी को हीट दें और उसकी वजह से उस सॉलिड से किस में चला जाए, लिक्विड में, तो फ्यूजन हो रहा है। और सर लिक्विड से गैस में चला जाए तो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन। समझ रहे हो? मैंने क्या बोला कि heat required to body at a constant temperature change their state from solid to liquid is called, क्या कहलाएगा, latent heat of फ्यूजन, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, तो लिखोगे हीट रिक्वायर्ड टू बॉडी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टू चेंज देयर स्टेट फ्रॉम, कहाँ से, लिक्विड से वेपर में, वेपर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है भाई, पढ़ दे रहा हूँ, जहाँ पे समस्या होगी समझ लेना। हीट रिक्वायर्ड टू अ बॉडी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, बस यही लाइन याद रखना है, सॉलिड से लिक्विड पे। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे कोई बॉडी सॉलिड से लिक्विड में जाती है ना, तो वही पॉइंट या वही हीट जो तुमने दिया है, वो हीट रिक्वायर्ड किस नाम से जाना जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर कोई बॉडी लिक्विड से वेपर जा रही है, लिक्विड टू वेपर अगर जा रही है ना, तो इस केस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिया गया हीट किस नाम से जाना जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पे। अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग होगा सारी वैल्यूज की। क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला लिखिएगा, कैलकुलेट, 'The heat required
कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg of ice at -12 degrees Celsius kept in कैलोरीमीटर में रखा गया है टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट अ -12 डिग्री सेल्सियस kept in a calorimeter to steam at 100 डिग्री सेल्सियस। करो क्वेश्चन, पहले पढ़ लो, देखो समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। है आसान, बस चेंज करना है कब क्या लगेगा, यही है। एक क्वेश्चन बता देंगे। बात नहीं, सॉल्व करो। सुनो, देखो आओ इधर। क्वेश्चन में मैंने बस इतना दे दिया, कुछ चीज़ें पहले देखो क्वेश्चन में मेंशन होंगी आपके। अगर जो पेपर आता है तो पेपर में आपने देखा होगा ना, क्वेश्चन में या तो कांस्टेंट की वैल्यू, अगर जो भी जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसी ये सब दिया होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ उसकी वैल्यू को, उस हिसाब से करना है, याद नहीं करना है। आप 1-2 याद कर सकते हो, दुनिया भर की चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे। लिख रहा हूँ, लिख लो इन चीज़ों को, ये क्वेश्चन में ही दिया है, समझ लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बात नहीं, ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दिया है 2100, ठीक है। फिर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये दिया है 4186। फिर अगला लेटेंट हीट, अच्छा ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हटा के स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। वो स्पेसिफिक हीट हो गया। लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है? किसका फ्यूजन है तो किसका होगा? अरे आइस ही तो पिघल रहा होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसका है? कितना? आइस का 3.35 10⁵ यूनिट सेम वही है, जूल में चल रहा है, ठीक है। जूल में है तो केजी में लिया जाएगा, जो भी है समझ जाना। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, अच्छा लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, स्टीम का भी हो सकता है क्या? हाँ सर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हो सकता है, क्यों नहीं, तो होगा ही। 2.256 स्टीम का लेटेंट हीट का मतलब क्या है? आपने स्टीम को हीट दिया, वो अपने स्टेट को चेंज ही नहीं किया। भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम था, 105 डिग्री पे भी स्टीम ही दिखा, तो क्या टेम्परेचर आपने चेंज किया है? हाँ टेम्परेचर नहीं चेंज किया, 105 से 105 ही रह गए, मगर क्या हीट दिया है ना? हाँ तो हीट दिया है, तो वही हीट क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम ये दिया है 2.256 10⁶। चलिए
अब सॉल्व करिए, अब तो दे दिया हूँ सारी चीज़ें, मास आपको दिया ही है 3 kg का है, बताइए। कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है क्वेश्चन में, देखो तुम पहले समझो। क्वेश्चन में यहाँ लिखा है साफ साफ -12 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ से कितने डिग्री पे आना है, 100। बस ऐसे समझो। अब तुमको मैं समझा रहा हूँ, स्टेप देखो। पहला स्टेप, -12 से 0 तक आ जाओ। आ जाओगे? -12 से 0 आओगे तो क्या स्टेट चेंज होगा उसका? नहीं। अरे -12 से 0 क्या आइस का आइस ही रहेगा? तो कौन सा हीट लगेगा? फॉर्मूला किसका लगेगा? लेटेंट हीट का। तो क्या एक L1 मिल जाएगा? समझ रहे हो? एक हीट मिल गया, इसको डेल्टा Q1 मान लो, ठीक है। पहला हीट मिल गया। दूसरा आओ, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस क्या वाटर बन जाएगा? बनेगा ना। अभी मैंने बोला ना कि एक ही टेम्परेचर पे 2 स्टेट हो सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है? वाटर। तो क्या अब स्टेट चेंज हुआ? हाँ सर स्टेट, अरे ये गलत हो गया। ये कौन सा हीट दोगे? स्पेसिफिक। अगर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो कौन सा हीट होता है? स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। आइस का क्या बना हुआ है? आइस। क्या इसमें आइस से क्या बन गया? वाटर। तो कौन सा हीट लगेगा? लेटेंट हीट। तो यहाँ मिला सर डेल्टा Q2। तीसरा बताओ। तीसरा सर कितने डिग्री सेल्सियस है ये? 0। सर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से कितने डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। मगर अभी भी क्या रहेगा? वाटर। समझ रहे हो? अभी भी क्या रहेगा? वाटर। तो कौन सा हीट कहलाएगा ये? स्टेट चेंज हुआ तो स्पेसिफिक हीट होगा। अब बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक चले गए हो तो यहां क्या मिलेगा? डेल्टा Q3। Q1 Q2 Q3 मिल गया। अगले स्टेप में आओ, बताओ अगले स्टेप में हमें कहां तक जाना है? 100 डिग्री सेल्सियस। मगर वो क्या रहना चाहिए? स्टीम। तो हम तो अभी वाटर तक आए हैं ना, तो अब क्या करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से अब क्या बना देंगे? 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बना देंगे। बताओ क्या स्टेट चेंज हुआ है? हाँ। टेम्परेचर नहीं। तो कौन सा हीट होगा? लेटेंट हीट होगा। मतलब डेल्टा Q4 मिलेगा। हमें नेट हीट चाहिए तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जोड़ देंगे तभी तो मिलेगा नेट हीट। समझ रहे हो? ये कहानी करनी पड़ेगी आपको। इसीलिए अभी मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया कि सारी चीज़ इसी में इंक्लूडेड हो जाए। पहले क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है? कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड। मतलब टोटल हीट कितना चाहिए कि 3 kg के मास आइस के मास को -12 डिग्री सेल्सियस कैलोरीमीटर में रखकर हम उसको स्टीम बना दें 100 डिग्री सेल्सियस का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो मैंने बोला कि भाई इससे इसमें डायरेक्ट नहीं आया होगा। जैसे आप बोल रहे थे ना कि सर लिक्विड से डायरेक्ट ये बन जाना, नहीं। देख लो आप खुद, यहाँ से यहाँ आने में 4 स्टेप लगे हैं। पहले वो -12 से 0 डिग्री आइस का आइस था, फिर 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बना, फिर 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर बना, और 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम बना। समझ रहे हो? हाँ। अब यहाँ 100 डिग्री स्टीम से अगर और आगे जाना होता तो क्या अभी उतने तक स्टीम ही रहता? तो क्या वो स्पेसिफिक हीट फिर लगता? जैसे मान लो मैं पूछ देता यहाँ पे 100 न पूछ के मैं पूछ देता 102 डिग्री, तो क्या तुम बोलते यहाँ पे सर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से अब कितना चलेंगे? 102 डिग्री सेल्सियस अभी भी क्या चलेंगे? स्टीम। क्या स्टेट चेंज हुआ? नहीं। मगर क्या टेम्परेचर बढ़ गया? हाँ। तो कौन सा हीट लगेगा? स्पेसिफिक हीट लगेगा। तो क्या Q4 भी आ जाएगा एक? समझ गया इतनी बात? क्वेश्चन में 4 स्टेप और बढ़ जाएगा। और तुम्हें स्पेसिफिक हीट निकालने आता है, तुम्हें लेटेंट हीट निकालने आता है, फॉर्मूला बताएं, हर स्टेप में निकाल लोगे। जो कांस्टेंट यूज़ करना है यहाँ पे गिवन है, फटाक फटाक यूज़ करो। ठीक है।
नोट करो, पहले डेल्टा Q1 निकालो, डेल्टा Q3, डेल्टा Q3 और डेल्टा Q4। ये नहीं है, ये मैंने बताया है, ऐसा स्टेप हो सकता है, ये सभी पे है। पहले का आया? आया भाई? पहले दूसरे का आ गया? जल्दी जल्दी बोलो, इतना समय नहीं लगाना है, बस मल्टीप्लिकेशन में ही जो समय लगना है लगेगा। डेल्टा Q1 बोलो कितना आया? क्या होगा फॉर्मूला? MC डेल्टा T। बताओ M कितना है? 3। C किसका रखोगे? आइस का। भाई स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या 2100 है? तो 2100। समझे हो ना क्यों आइस का? क्योंकि आइस से आइस में हो तो आइस ही रखना है। तो 2100 इंटू में डेल्टा T टेम्परेचर फाइनल 0 से 12, तो क्या प्लस का 12 बचेगा? मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 7675600, यही आ रहा है। अब कर लोगे ना? एक इसका बता दे रहे हैं, बताओ 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री क्या हो रहा है? वाटर। तो आइस क्या फ्यूज हो रहा है ना, तभी तो वाटर है। तो इसमें हमें लेटेंट हीट ऑफ क्या रखना है? फ्यूजन किसका? आइस का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ML। सर M की वैल्यू कितनी है? 3 और L मतलब F, L में इसको हम क्या बोलते हैं? LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये तो स्टीम का है, तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है, वो तो रखा जाएगा। अभी तो स्टीम बना ही नहीं है, अभी तो आइस से क्या बना है? वाटर। तो 3 इंटू LF की वैल्यू कितनी है? 3.35 10⁵ तो ये हो जाएगा 15 और 3 3 के 9 1 10, 3 3 के 9 1 10, क्या यही होगा? और 10 का पावर 5 है, तो 1 2 पॉइंट हटा दो, 3 बचेगा, 3 जीरो दे दो, तो 10050000, यही होगा क्या? ये सब जूल में आ रहे हैं आंसर। अगले वाले स्टेप में अब बताओ क्या रखोगे, बस समझ लो। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, क्या स्टेट चेंज हुआ? नहीं। तो स्टेट नहीं चेंज हुआ तो सर फिर वही MC डेल्टा T। M कितना kg? 3। C कितना रखेंगे? नहीं। ध्यान से देखो, ये C वाटर का है, तो वाटर का लेटेंट हीट देखो यहाँ कितना दिया है? 4186। और टेम्परेचर 0 से 100 मतलब 100। क्या मल्टीप्लाई कर लोगे? क्या ऐसे चारों निकल गया? इसमें क्या रखना पड़ेगा फॉर्मूला? M इंटू L। M कितना? 3 और L किसका है? देखो वाटर से स्टीम, तो स्टीम का लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना है? 2.256 इंटू 10⁶। Q1 Q2 Q3 Q4 मिल गई है, सबको रख के जोड़ दो, ठीक है। कौन सी बुक से ढूंढ रहे थे?
नीट के लिए बहुत सारी बुकों पे मत जाओ। दो एमटीजी नीट के लिए बना ही नहीं है, एमटीजी जेई के लिए बना है। नीट के लिए तुम्हें जाना है तो तुम यूनिवर्सल की बुक पे जाओ। तुम क्या कहते हैं, डीसी पांडे का अगर फिजिक्स देखना है तो उसका ऑब्जेक्टिव ले लो 50 ईयर्स का, उनकी बुक देखो। ये एमटीजी अभी आई है, नीट में कूदी है, पहले वो केवल जेई की बुक बनाती थी। हाँ हाँ, हो सकते हैं, वही तो बता रहे हैं। पुरानी जो पब्लिकेशंस है ना, जो पहले से केवल नीट के लिए ही फेमस है। जैसे फिजिक्स की बुकों में हमें जहाँ तक अच्छा लगता है, नीट के लिए आप डीसी पांडे से कोई बेस्ट बुक नहीं है। डीसी पांडे का ऑब्जेक्टिव खरीद लो, 13 ईयर का, 30 साल की ऑब्जेक्टिव की है। अब 30 साल से ज़्यादा क्या आएगा, सारा टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा। और हाँ, सोल्यूशन भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, अच्छी बुक है। आप डीसी पांडे की बुक से अगर फिजिक्स पढ़ लेते हो ना, तो समझ जाओ सबसे अच्छी बुक है, बेस्ट बुकों में एक है। चाहे वो जेई के लिए पढ़ो, चाहे नीट के लिए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके लाना। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री उसमें लगेगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, a thermally isolated vessel contain 100 gram of water at a 0 degree Celsius when air above the water is pumped out. Some of water freeze. Some of water freeze and some evaporate. Some evaporates, कुछ भाप बन गए हैं, at a 0 degree Celsius। क्या हुआ, जाओ। Itself calculate the mass of ice form क्वेश्चन में चीज़ें को थोड़ा सा ऐसे बोल दिया है, बट है क्वेश्चन आसान। इफ नो वाटर इज लेफ्ट इन द वेजल, ठीक है, एट अ 0 डिग्री सेल्सियस, लेफ्ट इन द वेजल। लेट ब्रैकेट में दिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट अ 0 डिग्री सेल्सियस is equal to 2.1 into 10 to the power 6 और latent heat of a ice, latent heat of a fusion लिख लेना चाहिए, fusion of ice, ये कितना दिया है, तो सर ये दिया 3.36 10 to the power 5। ठीक है, सब SI यूनिट में है, पढ़ के क्वेश्चन करके आना, कराएंगे आगे पढ़ा जाएगा।